आदाब, मैं हूं शादाब। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीर है। पहली, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौटी। दूसरी तस्वीर 318 साल पहले मर चुके मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाने वालों की। आप कहेंगे ये क्या कंपैरिजन है? दरअसल जहां दुनिया अंतरिक्ष से धरती का सफर कुछ घंटों में तय करने पर फोकस कर रही है, जहां ग्रोक, चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे एआई टूल बनाकर इतिहास बनाया जा रहा है, वहीं भारत में कुछ लोग इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं। औरंगजेब की मौत के बाद करीब 110 साल तक मराठा साम्राज्य था, फिर भी वहां मराठाओं ने अपने कट्टर दुश्मन औरंगजेब की महाराष्ट्र में बनी कब्र को खोदने का टेंडर नहीं निकाला। लेकिन लोकतंत्र में जन्मे राजतंत्र की याद में लड़ने वाले कुछ लोग औरंगजेब की कब्र को मिटाने के लिए बुलडोजर पर सवार हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि नागपुर शहर जल उठा, कई घायल हुए, कई गाड़ियां जलाई गई। अब सवाल है कि 10 साल से सेंटर और करीब 8 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, फिर इन नेताओं को अब औरंगजेब की कब्र खोदने की याद क्यों आ गई? औरंगजेब की कब्र खोदकर क्या मिलेगा? क्या औरंगजेब की कब्र खोदने से इतिहास बदल जाएगा? इस वीडियो में हम बताएंगे कि जिस महाराष्ट्र में सीएम से लेकर भड़काऊ बयान के सहारे खबरों में बने रहने वाले नेता औरंगजेब पर जुबानी तलवार चला रहे हैं, उसी महाराष्ट्र का हाल क्या है? एजुकेशन से लेकर हेल्थ सिस्टम और किसानों की जिंदगी, उनके मौत के आंकड़े क्या हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब बहाना है, कहीं और निशाना है? वीडियो आगे देखने से पहले एक अपील, हम इतिहास के पन्ने को धुंधले चश्मे से नहीं देखते हैं, इतिहास की कब्र नहीं खबर खोदते हैं। आपके लिए उन खबरों के तह तक जाते हैं जिसका सरोकार आपसे है, इसलिए आप क्विंट को सपोर्ट करें, मेंबर बने, ताकि सच को दबाया ना जा सके। 17 मार्च 2025 को विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने नागपुर के महल इलाके में प्रदर्शन किया। जय श्री राम और जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के बीच औरंगजेब का पुतला जलाया गया और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग रखी। और इसी बीच औरंगजेब के पुतले के साथ कथित रिलीजियस इंस्क्रिप्शन वाली हरी चादर जलाने की खबरें फैली, जिसके बाद नागपुर में तनाव बढ़ गया। ये सब शुरू हुआ है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बनी बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और अक्षय खन्ना की फिल्म छावा की रिलीज के बाद। कभी फिल्म के सहारे औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, तो कभी मुसलमानों को नसीहत दी जा रही है। कोई औरंगजेब को आक्रांता कह रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ने वाला, तो कोई ऐसा शासक बता रहा है जिसने मंदिरों के लिए भी पैसे दिए थे। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या औरंगजेब के सहारे नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? आप कहेंगे कौन सा मुद्दा? चलिए तो अब बताते हैं। पहले आप ये बयान देखिए। कानून की बात हो रही है, तो फिर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब किसी ने किसी से पूछकर काम नहीं किया था। कार सेवक अपने काम में लगे थे और राज्य सरकार अपने काम में। अब बाबरी मस्जिद जैसी कार्रवाई दोहराने का सही समय आ गया है। यह बयान फडणवीस साहब की सरकार में मंत्री नितेश राणे का है। 17 मार्च यानी जिस दिन नागपुर में हिंसा हुई है, उसी दिन नितेश राणे ने यह बयान दिया था। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम फडणवीस अपने बड़बोले मंत्री पर एक्शन लेंगे क्या? चलिए अब आपको औरंगजेब के सहारे क्या छिपाया जा रहा है वो दिखाते हैं। बात औरंगजेब की हो रही है, लेकिन आपके जेब की नहीं समझे? दरअसल कर्जदार राज्यों में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र का मौजूदा कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर महाराष्ट्र के कर्ज को लोगों के हिसाब से देखा जाए, तो हर नागरिक पर 72,000 रुपए का कर्ज है। ये जानकारी हर साल राज्य के बजट का विश्लेषण करने वाली एनजीओ समर्थन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि सिर्फ महाराष्ट्र और कुछ राज्यों ने सरकारी डेट जीएसआई अनुपात को इस स्तर पर बनाए रखा है, जबकि अन्य सभी राज्यों में सरकारी डेट जीएसआई अनुपात बहुत अधिक है। अब सवाल, क्या औरंगजेब की कब्र खोदने से किसानों की जमीन पर खेती लहलहाएगी? पिछले 10 सालों में 2.5 साल को छोड़ दें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में है, और इन 10 सालों में यानी 2015 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा किसानों की सुसाइड से मौत हुई है। तो इन किसानों की मौत की वजह औरंगजेब को मान लिया जाए क्या? अब जब नेता धर्म और जाति के चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं, तो फिर पढ़ाई की बात भी होनी चाहिए। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बयानों से थेसिस लिख रहे हैं, उस महाराष्ट्र के स्कूलों का हाल भी जानते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडीआईएसी की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में
8,196 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है और इन 8,196 स्कूलों में 1,67,000 बच्चों के एडमिशन हैं। देश की बात करें तो देश भर में करीब 14,71,000 स्कूल हैं। इनमें से 1,10,000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। 2024 की जनवरी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में सिर्फ 46% प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास उचित योग्यता यानी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस है। मैथ्स पढ़ाने वाले 35 से 41% टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मैथ्स पढ़ा ही नहीं था। अब आते हैं महाराष्ट्र की सेहत पर। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में कैग की रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टरों की 22%, नर्सों की 35% और पैरामेडिकल स्टाफ की 29% कमी है, जबकि स्पेशल डॉक्टरों की कैडर में यह कमी 42% है। वहीं गायनेकोलॉजिस्ट की 41%, एनेस्थेसिस्ट की 50%, रेडियोलॉजिस्ट की 48% और चेस्ट स्पेशलिस्ट के 74% पद खाली हैं। अगर इतिहास को आज की कसौटी पर रखेंगे तो सवाल कई होंगे। आप पहले ये बयान देखिए। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। सवाल तो यही है, अगर लोकतंत्र में कोई एक राजा नायक है तो दूसरा किस पैमाने पर नायक नहीं है? क्या धर्म के हिसाब से नायक और खलनायक माना जाता है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की नजर में अकबर खलनायक है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने G20 सम्मेलन के लिए जो बुकलेट भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी निकाली थी, उसमें अकबर को एक लोकतांत्रिक, धार्मिक भेदभाव ना करने वाला सहिष्णु बादशाह बताया गया है। बुकलेट में लिखा था, अच्छे प्रशासन में सभी का कल्याण निहित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने ऐसा ही लोकतंत्र अपनाया था। अकबर ने सुलह कुल यानी सभी के लिए शांति का सिद्धांत दिया। यह धार्मिक भेदभाव के खिलाफ बना सिद्धांत था। अकबर और राजपूतों के बीच रिश्ते रहे हैं। अकबर के दरबार से लेकर परिवार में हिंदू राजपूतों की भूमिका रही है। अकबर और औरंगजेब की सेना में महाराजा जय सिंह और जसवंत सिंह शामिल थे। अकबर से लेकर कई मुगल शासक जिन्हें बाहरी कहा जाता है, वो भारत के बाहर शायद ही कभी गए होंगे। सब भारत में ही जन्मे, यहीं की मिट्टी में दफन हो गए। भीमसेन सक्सेना औरंगजेब की सेना में हिंदू सिपाही जिनकी किताब तारीख दिलकशा ऑफ भीमसेन है। फिर हिंदू होकर वो औरंगजेब की सेना में क्या कर रहे थे? खुद सोचिए, क्या यह मामला धर्म का नहीं, राज का था? वैभव पुरेंद्रे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में अफजल खान के साथ लड़ाई का जिक्र करते हैं और लिखते हैं, पालकी नीचे गिरने के बाद उन्होंने अफजल खान का सिर काट लिया। वो उसे शिवाजी के पास ले गए। मराठा सैनिकों ने एक एक कर अफजल के भतीजे रहीम खान, अब्दुल सईद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों में एक अबिसिनियन मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था। मतलब दोनों की फौज में हिंदू और मुस्लिम थे। इसलिए कह रहा हूं, इतिहास में मौजूद शासकों को सिर्फ धर्म के चश्मे से मत देखिए। जिस छावा फिल्म को देखने के बाद औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात कही जा रही है, उससे जुड़ा इतिहास भी जान लीजिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित मराठा राज्य का इतिहास वीजी खोबरेकर की किताब मराठा कालखंड में बताया गया है कि शिवाजी के पोते और संभाजी महाराज के बेटे शाहू प्रथम औरंगजेब की मौत के बाद उनके कब्र पर गए थे। शाहू को 7 साल की उम्र में मुगलों ने कैद कर लिया था और 18 साल उन्होंने मुगल दरबार में बिताए। फिर भी वो औरंगजेब की कब्र पर गए। 100 साल मराठाओं ने शासन किया, चाहते तो मुगलों के इतिहास को मिटाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? शाहू जी ने तो सतारा में औरंगजेब की बेटी जीनतुन्निसा के नाम पर बेगम मस्जिद तक बनवाई। इतिहास कड़वा हो सकता है, मन के खिलाफ हो सकता है, लेकिन आप या हम उसे बदल नहीं सकते। नहीं तो वक्त पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे?